audible to you guys? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? Oh, thank you so much. Thanks a lot. So, welcome to this beautiful session, guys. Boys and girls, आप सभी का इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। कितने लोग यहाँ पर पेरेंट्स हैं? जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, मैं लिख कर देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसको अगर आप एफएम की तरह से सुनेंगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम करेंगे अगले 1 या 2 सेशन में, उसके बाद आपको लिंक नहीं मिलेगा। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी सिंपल। देयर आर नो फ्री लंचेस अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। कम से कम समय तो देंगे ना, कैमरा तो ऑन करेंगे ना एटलीस्ट। अभी इस समय मेरी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा कैमरा ऑन नहीं है, और आई रियली मीन इट कि अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे अपना, तो जो लोग ऑफ रखेंगे डेली बेसिस पे हर सेशन में, मतलब वीकली बेसिस पे ये सेशन होगा और अटेंडेंस ली जाएगी। 2 सेशन के बाद आपको लिंक नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द पर्सन जो आपको कुछ आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने आया है। दिस इज एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्ट। जुबान पे हम कहते हैं कि जी आपने तो पता नहीं क्या कर दिया हमारे जीवन में, और उसी इंसान का जब सेशन होता है तो हम कैमरा ऑफ करके बैठे होते हैं, क्योंकि उसको हम एक एफएम की तरह से सुन रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे सुनेंगे तो ज्यादा बेहतरी भी नहीं होगी और मिलेगा कुछ नहीं यहाँ से, और जब मिल ही नहीं रहा है तो आप ये समय भी क्यों इन्वेस्ट करें। इन सेशंस की कोई रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको सेशंस में रहना होगा। इररिलेवेंट क्वेश्चंस अगर कभी करेंगे जिसका जवाब दिया जा चुका है, तो वो क्वेश्चंस नहीं दिएगा, क्योंकि उसका जवाब आपको मिल चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन लोगों को जो शायद, वैसे तो सभी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए सेशन है, तो फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है, बैकग्राउंड मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का है, और 22 सालों का सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड रहा है मेरा। 5th May 1994, I started my career with Indian Marketing Research Bureau. Almost more than 28 years I'm working, जिसमें 22 साल का एक्सपीरियंस मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का है और 18 साल का एक्सपीरियंस मेरा ट्रेनिंग फील्ड का रहा है। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे अच्छे कोचेस के साथ मैंने काम किया है, मुझे मौका दिया उस डिवाइन पावर में काम करने के लिए। Now let's talk about Success Legacy. Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to add some value into their life. And Success Legacy is the only platform right now in this country for those people who really want to explore training industry as a coach, as a guide, as a guru, as a mentor, as a transformer, as a motivational speaker, as a teacher, whatever you would like to call. So this is the only platform right now in this country. और ये बात उतनी ही सच है जितनी बात ये सच है कि इस ब्रह्मांड को एक डिवाइन पावर चलाती है, उतनी ही सच्चाई इस बात में कि सक्सेस लेगेसी इज द ओनली प्लेटफॉर्म राइट नाउ अवेलेबल इन दिस कंट्री फॉर दोज पीपल। आइए उन मोहतरमा की बात करते हैं जिन्होंने आज समय निकाला है आप लोगों की जिंदगियों में कुछ रोशनी बिखेरने के लिए, एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न। तो जो लोग वाकई में अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, स्वप्नेश पतरिया ने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर कहना चाहते हैं तो अभी हम आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, अभी सेशन चलेगा। आपके पास 9999329000 जो नंबर है उस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं अभी के लिए, अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है, क्योंकि सेशन इंटरप्टेड जाएगा, अभी इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। या चैट बॉक्स में आप सक्सेस लीगेसी को लिख सकते हैं, अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या 9999329009 पे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, सेशन का फ्लो डिस्टर्ब होगा। ये जो मोहतरमा है, आज पेरेंटिंग की जहाँ तक बात है, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो आप शायद अग्री करेंगे कि
वैसे ही पेरेंटिंग बहुत बड़ी चुनौती रही है, बट जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं उनके सामने कोई खास चुनौती थी नहीं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात पे? हमारे पेरेंट्स को हमें पालने में कोई चुनौती नहीं थी। ये कहावत कितने लोगों ने सुनी है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया? कितने लोग जानते हैं इसको? पश्चिमी सभ्यता, डाइनिंग टेबल पर खाना, चौकी पर बैठ के खाया जाता था। मैंने खाया अपने घर में, ठीक है। और अगर थोड़े से टेंट्रम होते थे तो ये कहा जाता था खाना खा ले नहीं तो रहने दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें जो हमारे पेरेंट्स ने पाल पोस के बड़ा किया, उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको पेरेंटिंग की जरूरत नहीं थी। उनको जरूरत थी झाड़ू की, थपकी की, या कुछ और डंडे की। वहां से हमारी पेरेंटिंग हुई। आर यू गाइस विद मी? am I audible to everybody? Clear है ना मेरी वॉइस? Okay. And am I able to transfer my thought process to you right now? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब बात करते हैं पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग वैसे ही बहुत चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, मगर लॉकडाउन से पहले की पेरेंटिंग और लॉकडाउन के बाद की पेरेंटिंग में बहुत फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? फर्क पड़ा है थोड़ा सा या बहुत? बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए ये एक बहुत ही प्यारी सीरीज है जिसमें आज आपने शिरकत किया है। और मेरे अलावा यहाँ पर और मोहतरमा के अलावा 35 लोग हैं टोटल हम। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये जो मोहतरमा है इनको लगभग 3.5 दशकों का तजुर्बा है। 3.5 दशक, कुछ लोगों की यहाँ उम्र भी नहीं होगी। हमारे राइट और डबल राइट गाइस? नहीं है ना कुछ लोगों की उम्र 3.5 दशक, ठीक है। तो 3.5 दशक पहले मैं भी इतना छोटा सा बच्चा था। तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे ये मौका मिला उनको यहाँ इंट्रोड्यूस कराने का। बेसिकली वो जिस फील्ड में है उसको मनोविज्ञान कहते हैं। एक साइकाट्रिक सेटअप में वो पिछले 3.5 दशकों से काम कर रही हैं। लोगों की जिंदगियों में रोशनियां बिखर रही हैं। जितने भी नाम आप लेना चाहें, सैड की इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोचेज हैं सैड इंडस्ट्री को जानते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस पे वो काम कर रही हैं ऑलरेडी काफी सालों से। बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं। मैं जितना बोलूं उनके बारे में उतना कम है। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि वो सक्सेस लेगेसी के साथ, सक्सेस लेगेसी इज वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ खुद को कि सक्सेस लेगेसी के साथ एज ए कोच वो जुड़ी और अब काम कर रही हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 60 to 70 मिनट्स, रादर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपको पेरेंटिंग के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगी जिनको जानकर अगर आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके और आपके बच्चों के रिश्ते बेहतरीन होंगे और आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे। आज इस सीरीज का पहला सेशन है, ये सेशन चलते रहेंगे। पहली बात जो मैंने बोली थी वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो लोग अपने कैमरा ऑन नहीं करेंगे उनको 2 सेशन के बाद हम लिंक नहीं भेजेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम नन अदर देन वीना गुप्ता जी, ऑल द वे फ्रॉम जालंधर। वीना जी, ओवर टू यू। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम वीना गुप्ता, मैं जलंधर से हूँ। बाकी तो आपको अनुराग जी ने बता ही दिया है। तो मेरा तो सेक्रेटरी से बहुत क्लोज संबंध रहा है, और क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर शोक गुप्ता एक सेक्रेटरिस्ट थे जो पिछले साल चले गए हैं, और मैं जिस सेक्रेटरिक सेटअप को बिलोंग कर रही हूँ वो
1979 में शुरू किया था मेरे हस्बैंड ने, और मैंने उनके साथ जो सीखा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बहुत नजदीक से, जो मैंने ड्रॉबैक्स देखे हैं कि जब पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होती तो उससे बच्चों को कितना सफर करना पड़ता है, फैमिली को कितना सफर करना पड़ता है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग में अगर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, घर का एक भी इंसान जो मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है, ये सिर्फ उसी फैमिली को पता होता है जिसमें ये प्रॉब्लम आती है। मेरे हस्बैंड साइकियाट्रिस्ट क्यों बने थे, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब बहुत छोटे थे तो इनकी एक आंटी में साइकियाट्रिक इलनेस आ गई, तो इन्होंने बहुत क्लोज से उस अपनी आंटी की सफरिंग्स देखी और पूरी फैमिली ने जो सफर किया उसको देखा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ब्रिलियंट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे। इन्होंने उस समय साइकियाट्री को चुना जब साइकियाट्री लेना एक स्टिग्मा था कि इसको सबसे रद्दी ब्रांच कहते थे कि ये तो अच्छी ब्रांच नहीं है, तो जिसको कुछ और नहीं मिलता वो बच्चा जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बाय चॉइस गए थे और उनकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी, तो उन्हीं से मैंने जो भी सीखा है, मेरा जो भी मैं आज बताऊंगी वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो मैं अभी जो पेरेंटिंग पे आपको, पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस है। पेरेंटिंग में जो ये तो एक आर्ट है, और अगर हम कहें पेरेंटिंग को सीखना है तो अगर हमारे सामने अगर बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो कहें, उनको तो ये एक मजाक लगेगा कि पेरेंटिंग सीखने वाली कोई चीज है, कि पेरेंटिंग तो नेचुरल है, बच्चों का क्या आपने सीखना है, बच्चों के लिए क्या करोगे आप। क्योंकि उनके समय पे जो पेरेंटिंग थी वाकई ही एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था जिसमें कुछ भी लर्निंग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें हर व्यक्ति को, अगर वो पेरेंट है तो भी उसको पेरेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, अगर वो पेरेंट बनने जा रहा है तो भी उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक पेरेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चा उनके द्वारा बड़ा किया जाएगा, अगर उसमें कोई भी कमी रह गई तो ये ह्यूमन बीइंग है, ये मशीन नहीं, ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं जिसको हम रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें अगर कुछ भी ड्रॉबैक रह जाता है तो पूरी फैमिली अपसेट हो जाती है। तो आज मैं पेरेंटिंग के बारे में यही कहूंगी कि पेरेंटिंग जो है, इसमें इसी के अगर हम वर्ड टू वर्ड लें तो पेरेंटिंग में कौन से एक पेरेंट में गुण होने चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। स्लाइड प्लीज। पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग में सबसे पहले जो आएगा वो है पेशेंस। पेशेंस, पेरेंट के लिए जो पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा ऐसा होता है जिसको पालने में जिस दिन से आता है कम से कम 20 इयर्स लग जाते हैं। तो उसमें क्या है, हर स्टेप में उसके लिए लर्निंग है। तो अगर मैं ओल्ड टाइम की बात करूं तो वहां पर क्या था कि डिवीजन ऑफ लेबर बड़ी थी, फैमिली में बहुत से लोग होते थे। अगर माँ ने बच्चे को खाना खिला दिया तो दादी से उसको इमोशनल प्यार मिल गया, दादी से उसकी दूसरी, अगर उसको कोई और तरह की, जैसे उसने स्टोरी टेलिंग की है, स्टोरी टेलिंग में उसको बहुत कुछ उसने सिखा दिया। तो पेरेंटिंग में पेशेंस का होना, जो मॉडर्न पेरेंटिंग है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग में जो पेरेंट है वो ऑलरेडी क्या है, वो बोथ पेरेंट वर्किंग है, उनके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो उसमें उनको हर समय अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं पे जब बच्चा हमारे सामने है हम पेशेंस तो नहीं लूज कर गए। पेशेंस की इतनी जरूरत क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, बच्चे का है, जो उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है, अगर उसमें कोई कमी रह जाए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इमोशंस में प्रॉब्लम आ गई
तो जो पेशेंस है वो सबसे ज्यादा जो उसकी इमोशंस पे इम्पैक्ट करेगी। आप सभी मेरी इस बात से सहमत है या नहीं? से यस और नो। तो मेरा ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पेरेंटिंग में पेशेंस जो है सबसे जरूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस होगी तभी हम बच्चे को आगे उसकी इमोशंस को प्रॉपर डेवलप कर पाएंगे। उसकी जो जितनी भी हमने टफ सिचुएशन में से निकलना है, ऑल्दो पेरेंटिंग में अनकंडीशनल लव होता है, प्यार जो होता है वो बाय हार्ट होता है, उसमें उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि हर पेरेंट अपना बच्चे को इस दुनिया में लाकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली गिनता है। तो आगे दूसरा है ए फॉर एक्सेप्टेंस। तो जब हमें बच्चा मिलता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हम अब क्या है, जो आज फास्ट लाइफ आ गई, इसमें चॉइस बहुत ज्यादा होगी। तो उसमें क्या है, अगर हम बच्चे को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें अगर हम बच्चे को अपनी चॉइस रखेंगे वहां पे, तो क्या है, बच्चे में बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैं अशोका हॉस्पिटल में मैंने फ्रंट फुट पे देखी हैं, कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। अगर हम उसमें इसका नाक छोटा है, इसकी आईज ऐसी होनी चाहिए, इसको मेरे जैसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो गया, तो हम अगर हम उसको होल हार्टेडली नहीं एक्सेप्ट करते, तो वहां पे क्या है, हम अपने बच्चे को इमोशनली अनवांटेड फील करा रहे हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो। देखो, जो भगवान ने जो बनाया है ना, भगवान ने हमारे पास हर चीज को परफेक्ट भेजा है, तो वहां पे हमें उसमें हमें कुछ भी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। पेशेंस के साथ उसको एक्सेप्ट करो, फिर हमने आगे उसके लिए रूल्स बनाने हैं बच्चे के लिए, जो कि माँ बाप ने बनाना है। जब बच्चा इस दुनिया पे आता है, उसके पास कोई लर्निंग नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। वो फीलिंग से ही अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्राई करता है, मदर को अट्रैक्ट करता है, उससे उसकी वो सब जो नीड्स पूरी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 6 महीने में हो जाता है, तो उसकी जो फीलिंग क्या है, उसमें थॉट्स आ जाते हैं, मेरी मम्मी है, मेरा खिलौना है। तो उससे उसकी जो है, अब खाली फीलिंग नहीं है, अब उसकी इमोशंस तैयार हो गई हैं। जब बच्चे के अंदर इमोशंस तैयार हो जाएं, तो उस समय हमें उसके लिए कुछ सेट रूल्स बनाने पड़ते हैं। ये रूल्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जिस स्टेज का बच्चा होगा, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को सेट रूल्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ने इस समय, पहले क्या होता था, जो रूल्स रेगुलेशंस होते थे ना, उसको पूरी फैमिली फॉलो करती थी। बड़ी फैमिली होती थी, एक बड़े ने जो बोल दिया बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, रूल्स की जगह पे हम उसका वर्ड यूज करेंगे रोल मॉडलिंग। तो अब रोल मॉडलिंग तो रह नहीं गई, अब हमें क्या है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे बच्चों के लिए, कि इनके लिए कौन सी चीज ठीक है, कौन सी नहीं, कौन से समय पे हमने इनकी कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी, अगर इनको इनकार भी करना है तो हमने कैसे करना है। तो उस समय भी हमने बच्चे की सब इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी बात हमने उनसे मनवानी है, तो उनके लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों के लिए रूल्स बनाएंगे, तो वही रूल्स पेरेंट्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पता है कि बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, लेकिन जो आप करोगे वो बच्चे जरूर करेंगे। तो इसलिए जो भी घर में हमारे रूल्स बने, उनको हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। हमारे डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, और उनमें हमें क्या, बच्चों के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली नहीं रूल्स बनाने होते पेरेंट्स को, बच्चे के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाने होते हैं। तो रूल्स में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना ही बच्चे के ऊपर बर्डन कम होगा। तो आगे इमोशनल स्ट्रेंथ, तो बच्चा, देखो, जानवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती
अगर जानवर का पेट भर जाता है उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इंसान का जब पेट भर जाता है उसकी तब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों होती है? कि हमारे पास इमोशंस हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो इमोशन, जैसे जैसे वो पेरेंट्स ने उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ को देखा है कि ये उसको पॉजिटिवली हैंडल किया है, उसको पेशेंस से उसकी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, उसको एक्सेप्ट किया होल हार्टेडली, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको बहुत प्यार से उससे मनवाया है, उसकी जो ट्यूनिंग है वो इस ढंग से की है कि उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है, हर एक्शन में जो भी एक्शन उस पेरेंट्स ने बच्चे से करवाया उसमें बच्चे की कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। इसकी चेकिंग क्या है कि बच्चे की इमोशनल ग्रोथ हो रही है। तो कोई भी बिहेवियर करने के बाद आपको लग रहा है कि आपका बच्चा उस बिहेवियर के बाद चीयरफुल है और एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये इमोशनली ग्रो कर रहा है। क्योंकि फिजिकल ग्रोथ का तो हम बहुत जल्दी पेरेंट्स को, अगर बच्चे को जरा सा भी बुखार हो जाए तो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और हमें खुद भी नॉलेज होती है कि इसकी कौन से समय कौन सी नीड है, इसके क्लोथ्स की नीड क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो इमोशनल नीड्स हैं उसके बारे में बहुत मैंने देखा है नेग्लिजेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो जिस बच्चे की फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर बनना है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली 2 साल से लेकर वो 7 ईयर में उसका बिहेवियर फिक्स हो जाना है। तो वही समय है जो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ का हमने ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर हमने बच्चा कोई एक्शन कर रहा है तो अब हमने बोल दिया कि तू बेवकूफ है, तू अच्छा नहीं कर रहा, तू कर नहीं सकता, तेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये डायलॉग क्या है उसके अंदर पैटर्न 2 साल के बच्चे के ही बनने लग जाते हैं, आई एम नॉट गुड। तो ये धीरे धीरे क्या है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फीलिंग्स लेकर अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रांग ना बना तो उसके अंदर जैसे एक बिल्डिंग है, अगर हम उसकी जब नींव बनाते हैं तो इमोशनल स्ट्रेंथ बच्चे की वो नींव है। तो जितनी हमने ऊंची बिल्डिंग बनानी है, देखो पहले क्या होता था गांव में, अब अगर घर बनना है तो उन्होंने फ्लोर ही एक बनाना है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 फुट गहराई में चले जाएं जो 3 फुट गहराई में चले जाएं। लेकिन आज के बच्चे को हमने उसके लिए ड्रीम्स कितने हाई रखे हैं, टारगेट्स कितने हाई रखे हैं, और हमने अपना स्टैंडर्ड भी कितना हाई रखा है, तो कितना फास्ट लाइफ चल रही है। तो इसमें हमारे बच्चे की जो नींव है वो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो आगे वाली जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी वो उस नींव के ऊपर डिपेंड करेंगी कि हम उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ की जो नींव है वो कैसी बना रहे हैं, उसका बेस कैसा बन रहा है बच्चे का। वो फिजिकल से भी ज्यादा इमोशनल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर जितने भी बच्चे को की ग्रोथ है वो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। आगे है उसको हम नरिश कैसे करते हैं। तो नरिशमेंट में भी क्या है कि नरिश करते समय हम बच्चे की फिजिकल नीड्स का कंप्लीट ध्यान रखते हैं, लेकिन उसमें सिंपैथी, एम्पैथी, लव, केयर, गिविंग, क्योंकि हमारा जो होल ब्रेन, जो इसकी होल ब्रेन डेवलपमेंट है उसका राइट और लेफ्ट ब्रेन की और प्लस उसका लोअर ब्रेन की इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है और उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है यहाँ पे लॉजिक्स है, इंटेलिजेंस है, तो जो राइट ब्रेन है वहां पे हमारी इमोशंस है। तो जो हमारा लोअर ब्रेन है यहाँ पे अगर हमें कोई डेंजर आता है हम उसी समय उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो हमारा मैमल ब्रेन करता है उससे क्या है कि हमें इमीडिएटली कोई भी इंस्टिंक्ट आती है उसको पकड़ लेते हैं। तो ये जब बच्चा बड़ा होता है ना तो पेरेंट्स की फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि उसकी होल ब्रेन डेवलपमेंट कराएं कि इसकी इमोशंस ठीक बन रही हैं, ये इसको केयर कंसर्न आता है, इसके अंदर सिंपैथी है, ये दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। सिर्फ उसकी फिजिकल नीड्स का ध्यान नहीं रखना, हमने उसकी इमोशनल
और उसकी सोशल नीड्स का, स्पिरिचुअल नीड्स का, कि क्या ये गॉड फीयरिंग है, ये कैसा बिहेवियर करता है, जब ये ग्रुप में होता है तो अपने ग्रुप के बारे में सोचता है या सिर्फ मी करता है, वी आता है इसके अंदर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने बच्चे को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पहले पेरेंट्स के अंदर होंगी, फिर वो बच्चे के अंदर डाल लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो फुल जो ग्रोथ है वो होल ब्रेन होनी चाहिए, कि उसकी राइट और लेफ्ट की हॉरिजेंटल भी होनी चाहिए और उसकी वर्टिकल भी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग कैसे हैं जो जिसके पास इतना जो ब्रेन है, जिसको पूरे डेवलपमेंट के कारण ही वो ग्रोथ करेगा आगे। उसने जो भी उसने कोई एकेडमिकली भी उसने कहीं जाना है, सोशली उसने मूव करना है, अगर उसने बहुत राइज करना है, उसमें भी जे उसकी जो चाइल्डहुड की जो उसकी ग्रोथ है इमोशनल, अगर उसको क्राइसिस को हैंडल ही नहीं करना आया, अगर उसको कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं आया बच्चे का, तो वो उसकी हमने जो पालन पोषण है वो प्रॉपर नहीं हुई हमसे, उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए हमें पेरेंट को सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग में हम बच्चे के चाइल्डहुड तक की बातें पूछते हैं कि जब ये बहुत छोटा था तो इसकी इमोशंस कैसी थी, तो पेरेंट्स बताते हैं हाँ जी ये बच्चा तो जिद्दी बहुत था, ये बच्चा किसी के साथ चीज शेयर नहीं करता था। तो ये बचपन से भी हमें समझ आती है, वहीं पे करेक्ट करना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं ठीक होता। तो आगे है टाइम। तो टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग में, क्योंकि आज वैसे ही टाइम की शॉर्टेज है। हम इधर उधर देखो कितना फास्ट लाइफ है, ज्वाइंट फैमिली भी नहीं रही और सिंगल फैमिली में पेरेंट बहुत वर्किंग भी है, तो टाइम की शॉर्टेज है। तो इसमें टाइम जो है ना, ये जरूरी नहीं 24/7 पेरेंट्स उसके साथ रहे, लेकिन अगर पेरेंट उसको क्वालिटी टाइम देते हैं तो वहां पे उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पेरेंट बच्चे को एक बार आप उससे के साथ कनेक्ट हो जाओ, द मोमेंट आप उसके साथ कनेक्ट हो गए और बच्चे ने उसकी फीलिंग ले ली, तो फिर क्या है उसके बाद बच्चा जब आप उसकी आंख के सामने भी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उसने फीलिंग ले ली, इमोशन ले ली अपनी, तो वो इमोशन के साथ भी अपने, अगर वो टॉयज के साथ भी खेल रहा है तो उसके साथ फीलिंग यही होगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो क्वालिटी टाइम, फन करना, जब बच्चे को टाइम दे रहे हो तो आपके अंदर कोई भी और चीज नहीं होनी चाहिए। आपको फुल अटेंशन से बच्चे को टाइम देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टाइम की जो इम्पोर्टेंस बच्चे के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जब पेरेंट्स होल हार्टली अपने बच्चे को टाइम देते हैं तो बच्चे से भी जो फोकस करने से, कनेक्शन बनाने से जो फीलिंग आती है, तो पेरेंट्स की खुद ग्रोथ होती है। बाद में पेरेंट्स कहते हैं मैं तो खुश बड़ा हो गया, मैं बड़ा रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये टाइम जो है ना हमें बच्चे के लिए, जैसे मॉर्निंग का टाइम है बच्चे को जगाने वाला टाइम, वो बहुत पीसफुल होना चाहिए। जब बच्चा स्कूल से आता है तो उस समय बहुत ही बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए हमें। और जब हमने बच्चे को सुलाना है उस समय बहुत ही बच्चे को इंस्पायर कर कर उसको बहुत ही उसके अंदर ऐसी फीलिंग डालनी चाहिए कि हम तेरे साथ हैं। और उसके अंदर अगर डे टाइम कोई भी कहीं से भी उसका पूरा दिन की छानबीन करके उसको सुलाने के लिए स्टोरी टेलिंग करने के बाद उसको जब हम अगर आधा घंटा भी एक पेरेंट लगा दे तो आप देखो बच्चे की फुल नाइट बढ़िया बन गई। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे को हमने डांट कर सीधा बोल दिया आपने कमरे में जाओ सो जाओ, तो आप समझ सकते हो कि उसका मूड खराब करके अगर हमने कमरे में भेज दिया तो हो सकता है वो कमरे में जाकर 3 घंटे 4 घंटे तक उसकी वो इमोशन उसको पता नहीं क्या क्या उसके अंदर पॉइजन बनाएगी। और उससे क्या है बच्चे के अंदर वो एक इल इमोशंस का बीज शुरू हो जाएगा। बच्चा अपने पेरेंट्स को हेट भी कर सकता है, जो कि हम देखते हैं बच्चों के टेंट्रम
जो छोटे छोटे बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं कि ये तो रात को चिल्लाता बहुत है जी, सोता नहीं है, ये फ्रस्ट्रेट बड़ा रहता है, गुस्से में रहता है। तो उसके रूट कॉज क्या है कि उसको जो लव कनेक्शन पेरेंट्स से मिलना है, अगर वो नहीं मिला टाइम, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये टाइम इंपॉर्टेंस। तो दूसरा क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम कहीं ग्रुप फोटो देखेंगे तो उसमें हम किसको देखते हैं, अपनी फोटो को देखते हैं। तो ऐसे ही बच्चा भी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, तो उसकी ये इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग्स को फुलफिल किसने करना है, क्योंकि जब बच्चा इस संसार में आता है सबसे पहले उसको कौन देखता है, उसके पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स के साथ ही बड़ा होता है, तो पेरेंट्स से ही वो एक्सेप्ट कर, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसको इंपॉर्टेंस दे। और वो बच्चे के जो टेंट्रम होते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे को वो जो टेंट्रम है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी नीचे उसकी जो फीलिंग है टेंट्रम करने की कि वो आपकी अटेंशन मांग रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। कई दफा क्या होता है कि वो टेंट्रम से हम बच्चे के साथ फेड अप हो जाते हैं और बच्चे को हम क्या करते हैं, डांट देते हैं। तो उस समय क्या है कि बच्चा तो अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए टेंट्रम किए उसने, तो हमने उसको डांट दिया। ऐसे ही अगर वो किसी भी वातावरण में है तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस वातावरण में हमारा बच्चा घूम रहा है उसको पूरी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। पैम्परिंग नहीं करनी हमने, लेकिन उसकी जो कोर डिजायर है वो जरूर पूरी करनी चाहिए कि मुझे देखो, मैं भी इस यहाँ पे हूं, तो उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए हमें। तो आगे नेचर, तो बच्चे को नेचर के पास भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि नेचर से क्या है कि जब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम घर से बाहर जाते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, कोई वाटरफॉल देखते हैं, सनराइज देखते हैं, तो बच्चे के डोपामिन्स बनते हैं, तो बच्चा बहुत चीयरफुल होता है। तो नेचर से क्या है कि बच्चे की और भी कई तरह की इमोशंस, जैसे अगर बच्चे को हमने गिवर बनाना है तो वो नेचर की से बच्चा सीखेगा कि नेचर हर चीज देती है। तो फिर क्या है, अगर डिसिप्लिन भी सिखाना है तो देखो नेचर में पूरा डिसिप्लिन है। जैसे मॉर्निंग में सनराइज का टाइम है, सनसेट का टाइम फिक्स है, सीजन्स कैसे चेंज होने हैं वो सब फिक्स है। तो जैसे जैसे हम बच्चे को नेचर के साथ लेके जाएंगे और वहां पर उसको नेचर के साथ अपने आप जुड़ने देंगे, तो फिर देखो बच्चे की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छी होती है और उसकी ग्रोथ में जो इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब क्या हम नेचर से दूर हो गए हैं, तो नेचर का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे भी हम रहें बच्चों के लिए पार्क होने चाहिए, बच्चों को आउटडोर में लेके जाना चाहिए। तो ये आगे है हमारा गोल। तो इसमें देखना ये है कि पेरेंट्स का गोल क्या है। क्या हमारा गोल है कि हमने बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना है, उसको किसी हाई पोस्ट पे पहुंचाना है। हमने भी जैसे हमने अपनी ग्रोथ की, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी क्या था गोल कि हम पढ़ें, कुछ बने, हमारे पास कोई सोशल स्टेटस हो। लेकिन अब देखो ना, हमारे पास तो वो सोशल स्टेटस आ गया, हम कुछ बन भी गए हैं, लेकिन अब हमने बच्चों के लिए गोल कैसे बनाने हैं। बच्चों के लिए अब जो भी गोल बनेंगे वो बच्चों को साथ लेकर बनेंगे। बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, इसका कैसा इंटरेस्ट है, किस समय पे कौन सी चीजों में इसका इंटरेस्ट बढ़ता है, कौन सी चीजों में कम होता है। जब तक हम कोई भी गोल बच्चे के लिए बनाते हैं, बच्चे को उसमें साथ लेके नहीं चलते, तो बच्चे को क्या है, कई तरह की बच्चे में थुपे हुए जो गोल होते हैं बच्चे के पास कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, जब उसकी सिर्फ और सिर्फ हम वो पढ़ाई वाले गोल को आगे रख के बाकी उसकी जो डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार है, तो उसके हर डिमांड ही पूरी करते जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल होता है कि ये बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, तो इसका मतलब बाकी इसकी हर बात मानते जाओ, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। कई दफा हम ही अपने बच्चे के लिए गोल बना दे देते हैं। तो ये सब चीजों में बच्चे के लिए
ये अच्छा नहीं है। गोल बनाओ, बच्चे को साथ लेकर बनाओ, बच्चे के अकॉर्डिंगली बनाओ, उसकी देखो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ऐसे अगर घर में 2 या 3 बहन भाई हैं, उनकी जो आप IQ है, EQ है, उनका इक्वली नहीं होगा। किसी बच्चे का IQ ज्यादा होता है, किसी का EQ ज्यादा होता है। तो मान लो कोई बच्चा सोशली ज्यादा एक्टिव है और उसका IQ उतना डेवलप अभी नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, अगर वो बच्चा आगे आता है तो हमारा गोल होता है कि तू पढ़ने में फर्स्ट आ बस, तो हम उसको पीछे कर देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हमें पेरेंट्स को गोल बनाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये पेरेंटिंग में अपने आप में भी जो पेरेंटिंग के वर्ड्स हैं कितने ब्यूटीफुल है, इसमें पेरेंटिंग की हर इमेज पेरेंटिंग में आ गई है कि एक पेरेंट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और वही क्वालिटी जो पेरेंट में होगी बच्चे में भी वही ट्रांसफर होगी। तो ये जो क्वालिटीज को जब इकट्ठा कर देते हैं तो इसमें क्या है कि किसी समय हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी समय हमें किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर समय ये सब क्वालिटीज पेरेंट्स में होनी बहुत जरूरी है। तो अब हमें व्हाई वी नीड पेरेंटिंग, तो ये तो था कि पेरेंटिंग की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। तो अब हमने देखना है कि पेरेंटिंग की अब जरूरत क्यों पड़ी है, जब ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जैसे गार्डनिंग है, गार्डनिंग में माली क्या करता है, वो अपनी गार्डनिंग करता रहता है। तो क्या माली को टाइम टाइम पे जाके नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो जवाब होगा नहीं। तो लेकिन मैं आज कहूंगी कि अगर आज की टेक्नोलॉजी के युग में हम फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, और फास्ट से फास्ट हमारी वहां पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो जैसे वो माली को भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी अगर उसने उस जमीन में से आउटपुट ज्यादा लेनी है। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी के आने पर पेरेंट को भी पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने अपने बच्चे से, जितना फास्ट लाइफ हो चुकी है टेक्नोलॉजी के कारण, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ गई है हमारे पास, लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे छोटे से बच्चे के पास होती है। तो उसके लिए क्या हमें पेरेंटिंग सीखनी नहीं पड़ेगी? इसके लिए नई नई टेक्निक्स क्या है सीखनी नहीं पड़ेगी। ये जैसे माली को सीखनी है, वैसे ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छे हेल्थ के लिए, रिलेशंस के लिए, ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ के लिए, उसके लिए उसको पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, टैलेंट बढ़ा दिया। पहले बच्चे के पास जो नॉलेज होती थी बहुत लिमिटेड होती थी, उसकी जो क्वेश्चनिंग भी थी वो लिमिटेड होती थी, लेकिन आज के बच्चे के पास इतनी नॉलेज है, वो कहीं कहीं से आके इतनी क्वेश्चनिंग करता है। तो अगर हम उसकी वो जिज्ञासा को सेटल नहीं करेंगे, उसकी वो नॉलेज को सेट नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या मुश्किल हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण जो टैलेंट बढ़ गया है, बच्चे के पास इंफॉर्मेशंस बढ़ गई हैं, बच्चे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है, बच्चे के अंदर भी कंपैरिजन आ गया, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें अपनी टीवी से देख लेनी है, जो वो प्रोग्राम देखता है उससे पता चल जाएगा। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अब जो ट्रेंड भी है वो सिंगल फैमिली का हो गया। ज्वाइंट फैमिली, पहले भी मैंने जैसे बताया कि ज्वाइंट फैमिली तो रोल मॉडलिंग थी। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या था कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी थी, कि कुछ काम जो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसकी दादी भी कर देती थी, ठीक है, उसकी सिबलिंग से हो जाती थी शेयरिंग केयरिंग, क्योंकि जब बच्चे के पास कोई और है ही नहीं, लिमिटेड से लोग हैं, जो चीज मिल गई उनको उसके पास है, तो शेयरिंग केयर नहीं सीखी, बच्चा गिवर भी नहीं बना, तो वहां पे नो भी सुनने को नहीं मिलती। ज्वाइंट फैमिली में तो हर समय हर बच्चे को चीज नहीं मिलती। तो इसमें क्या हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली में हमें ये फास्ट पेस में अपने बच्चे की साइकोलॉजिकल और फिजिकल
और इमोशनल प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है, सोशल डेवलपमेंट करनी है, तो हमें जो जो पेरेंटिंग है उसकी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे लिए सिंगल पेरेंट हैं, बहुत से पेरेंट जो है बहुत वर्किंग पेरेंट हैं, तो इसमें हमें, जैसे मैंने जालंधर में देखा, यहाँ तो ट्रेंड है कि फादर तो फॉरेन गया हुआ है, या किसी फादर की जॉब ही ऐसी है कि वो रहता ही बाहर है, तो मदर और चाइल्ड ही रह रहे हैं। तो वहां पे अगर पेरेंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस मदर को नहीं पता होगा और वो पेरेंटिंग की क्लासें नहीं लेगी, तो उसमें क्या होगा, जिन चीजों को वो ये समझ के बोल देगी कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ NRIs के बच्चों में जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, देखो उनको क्या है कि उनकी पैम्परिंग बहुत हो जाती है। फादर को होता है कि मैं दूर हूं और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, उसी समय उसको क्या है, वो बाहर से चीजें आ रही हैं, वो शो ऑफ में पड़ जाता है, वो हीरो बन जाता है कि मैं तो, मेरे पास तो इतनी इम्पोर्टेड चीजें हैं, तो उसके साथ उसके पास पैसे भी बहुत इजीली मिलने लग जाते हैं। तो अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी, उनके पास टेक्निक्स अच्छी नहीं होंगी कि सिंगल पेरेंट ने अपने बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करना है, तो अगर वो गिल्ट में ही है कि नहीं जी एक फादर तो इसके पास नहीं है, अकेला बच्चा है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। तो इसमें जब मैं वर्किंग हूं, अगर मदर ओवर बिजी है और अपनी गिल्ट में उसने बच्चे को जैसे नहीं अटेंड कर पाई, आते हुए उसकी पैम्परिंग के लिए ढेर सामान ले आई, तो उसमें क्या है कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी। बच्चे को समझ आ जाती है कि इनके वीक पॉइंट क्या है। तो जो बच्चा मैनिपुलेशन करना सीख जाता है, उसकी जो ग्रोथ है वहां पे ग्रोथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ तो हो ही जानी है, लेकिन जब उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ रुक गई तो उसमें क्या है, टॉलरेंस नहीं होगी। वो बच्चा कोई भी चीज को टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको नो सुनने की आदत ही नहीं है। उसका फैमिली का सेटअप ही ऐसा है कि वो तो अकेला है, हर चीज उसके लिए है, हर समय उसकी चॉइस की चीज बनती है। और लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बच्चों को हम बहुत कुछ देते हैं। तो ये टॉलरेंस पे मैं आपको एक अपने रियल स्टोरी बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक बच्चा था, लोअर स्टैंडर्ड का आया, पढ़ने में वो बहुत होशियार था, लेकिन क्या है, पेरेंट्स ने क्या किया कि उसको टॉलरेट करते गए कि ये पढ़ने में होशियार है, उसकी दूसरी जो डिमांड्स थी उनको कहीं पे भी उन्होंने रोका नहीं। अपनी एक ही चीज को फोकस करके उन्होंने कि ये पढ़ने में होशियार है, ये पढ़ कर कुछ बनेगा तो हमारा भी कुछ बन जाएगा। तो क्या है, अपनी टॉलरेंस बढ़ाते रहे। जैसे वो कहते हैं ना, हु किल्ड द फ्रॉग, वाटर और अपनी जो पानी ने मारा, जब फ्रॉग ने अपने आप को मारा। तो पेरेंट्स का भी यही हाल है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी टॉलरेंस बढ़ाते जाते हैं। तो उसमें पता चलता है जब क्लाइमैक्स आता है, तो उस बच्चे की मैं तो आपको स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगी कि वो बच्चा बहुत ही लोअर क्लास कह लो, इकोनॉमिकली फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था, 97-98% तक मार्क्स लेता था। तो जिस कॉलोनी में वो उसकी मदर घर में बर्तन वगैरह साफ करती थी, उन्होंने उसको अच्छे स्कूल में अपने बच्चों वाले में डाल दिया। तो वहां पे बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, कपड़े उनको वहां से मिलते रहे बच्चे को, तो बच्चे की चलती रही। और बच्चा जिद करता था, तो मदर, जब मैंने उसको इंटरव्यू किया तो कहती, मैडम जी हर रोज इसको मुझे 50 रुपए खिलाने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो बर्गर खाती है, ये तो जिद करती है कि बाकी बच्चे ऐसा खाना खाते हैं, तो मुझे इसके लिए करना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं कहती थी कि ये पढ़ जाएगी, कुछ बन जाएगी, हमारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन उनका बना क्या, ये बात मेरी जरूर कान खोल के सभी को सुनने वाली है कि जब वो बच्चा इमोशनली, उसको कहीं पे भी पेरेंट ने करेक्ट नहीं किया, वो इमोशनली वीक रह गया बच्चा, तो उसको लगा कि मैं पढ़ने में अगर होशियार हूं तो मुझे वो सब चीजें मिलेंगी जो मैं चाहूंगी। तो लेकिन क्या हुआ, जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं होता, बच्चे को नो कहना सिखाना कितना जरूरी है।
तो 11th में उसने मोबाइल फोन की डिमांड रख दी, पेरेंट्स ने वो भी पूरी कर दी कहीं से लाकर। पर अब क्या है, अब दूसरी जो डिमांड थी वो पेरेंट के बस से बाहर थी कि अब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बना। क्यों? कि सब बच्चों को पता था कि इसके बोथ पेरेंट्स जो हैं, मदर सफाई कर्मचारी है घरों में और फादर भी लेबर करता है। तो उससे बच्चे को इमोशनल शॉक इतना बड़ा लगा कि वो साइकोटिक लेवल का उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब वो पेरेंट भी और बच्चे भी, उनका अब कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे एक नहीं, मैं हजारों केस हमारे पास, जो जितने भी एडिक्शन के केस आते हैं, एडिक्शन में अगर डीप रूटेड जाओ तो वो उसमें मैंने तो ज्यादातर जो केस देखे हैं, जब से ये स्कैनिंग शुरू हुआ है तब जिनके वो कहते हैं कि मोस्ट वांटेड चाइल्ड, कि ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है, उनके पहले 2 या 3 ऑलरेडी लड़कियां हैं, उसके बाद जो लड़के हुए हैं मैक्सिमम मैंने देखा है कि उनकी जो सिर्फ डिमांड्स पूरी करते रहे, उनकी इमोशंस को कहीं पे भी नहीं करेक्ट किया गया और उसकी पैम्परिंग करते गए, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उसकी हर डिमांड पूरी करते रहे। और अब जब वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया, क्योंकि उसके अंदर अब उसकी आदत बन गई ना, तो अब उसको कैसे हैंडल करे वो, क्योंकि हैंडलिंग तो उसको सिखाई नहीं। जो ट्रेनिंग 2 से लेके 7 साल तक हमने बच्चे के साथ जो बिहेवियर करना था, उसकी करेक्शन करनी थी, ध्यान रखना था कि ये कैसे ग्रो कर रहा है। जैसे पेड़ भी है ना, माली उसका कितना ध्यान रखता है, अगर उसकी शेप का माली ध्यान ना रखे, उसकी पूरी जो उसको डाइट चाहिए उसको नहीं देगा माली, तो उसका क्या होगा, वो हेल्दी पेड़ नहीं बन सकेगा। ऐसे ही हमारा बच्चा, अगर हम उसकी इमोशंस का, उसकी डिमांड्स का, उसकी रिक्वायरमेंट्स का, उसकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स का, उसकी ग्रोथ का भी पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या है, पेरेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए पेरेंटिंग की अब जरूरत पड़ेगी कि ये सब चीजें जो हमारे समय पे नॉर्मल थी, अब हमें क्या है कि ये सीखनी पड़ेगी किस समय बच्चे को हमने करेक्ट करना है और किस समय हमने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना है। जब हमने बच्चे को करेक्ट करना है तो हमने उसके साथ कनेक्शन बना के उसको करेक्ट भी करना है और करेक्ट करने के बाद उससे कनेक्शन भी बनाना है। तो बहुत बार बच्चे को हमें पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी और बच्चे को बहुत बार हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेज भी देनी पड़ेगी। तो ये पेरेंटिंग में जो जैसे ये टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेंड और टॉलरेंस, ये सब चीजें ऐसी ऐड हो गई है ना, उसके लिए हमें पेरेंटिंग जो सीखनी बहुत जरूरी हो गई है। और देखो हमारे इधर जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, जो अगर हम हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं से भी, मैंने देखा है वो पेरेंटिंग में इतना जबरदस्त उनका फॉलो अप है और हिस्ट्री टेकिंग उनकी करो, मजा आ जाता है और एक एक बात बड़े अच्छे से बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं जी आपका इससे क्या लेना है। अब देखो ना अब क्या प्रॉब्लम है, तो वो हिस्ट्री भी देने को तैयार नहीं होते कि कब ये बचपन में कैसा था, वो कहते उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो अवेयरनेस, तो हमारे यहाँ क्या है, अभी ये अवेयरनेस भी नहीं है कि पेरेंटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पेरेंटिंग की जो स्टाइल्स हैं, देखो रिसर्च करने वालों ने अब क्या है, रिसर्च अब तो और भी ज्यादा तेज होने लगी जब से ये MRI CT स्कैन आ गए हैं। पहले तो क्या है, सिर्फ बिहेवियर को चेक करने के बाद उनसे कितने कितने लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता था। अब बहुत सी रिसर्चेस एक्सपेरिमेंट बेस पे, जैसे बच्चों के बिहेवियर को चेक करो, एक सेट एनवायरनमेंट में रखो, उसके बाद उसका MRI वगैरह होता है, उसके ब्रेन में जो चेंजेस आती हैं उससे बहुत सी एनालिसिस होने लग गए हैं। तो अब क्या है कि पेरेंटिंग के जो स्टाइल हैं, जो रिसर्च के बाद आए हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे जो पहला पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव और टीचिंग पेरेंट।
टीचिंग पेरेंट में क्या होता है कि जो पेरेंट का जो अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, वो डोमिनेटिंग होती है। उनका जो परफेक्शनिज्म में ज्यादा बिलीव होता है, आई नो यू डोंट नो होते हैं वो पेरेंट। तो उनका क्या होता है कि जो भी उन्होंने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाना होता है वहां पे, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं। और आई नो का वाला बंदा जैसा जो पर्सन होगा वो बॉस जैसा बिहेवियर करेगा। तो बच्चे को क्या है, वहां पे कोई भी प्लेस नहीं होता बच्चे के लिए, वो सिर्फ फॉलोअर बनता है। तो आई नो यू डोंट नो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फोर्स बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो बच्चे का वो साइकोलॉजी कैसी बनती है। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन टारगेट है, वो देख रहे हैं कि अगर पेरेंट स्ट्रिक्ट पेरेंट है, टीचिंग पेरेंट है, तो उनकी जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। जो रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ने बच्चों को बनाए हैं, तो इनिशियली तो क्या है, चाइल्डहुड में बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट हैं वही सब कुछ होते हैं। तो वो क्या है, अपने पेरेंट को कभी भी लूज नहीं करना चाहता। तो हर समय वो चाहेगा कि मेरा पेरेंट मेरे साथ खुश रहे। तो वो क्या है, फुली ओबीडियंट होगा, यस मैन होगा उनका। वो अपनी जो फीलिंग्स होगी उनको दबा के रखेगा, निकलने नहीं देगा कभी भी। और अगर उसकी कोई रिजेंटमेंट भी होगी तो उसके अंदर इतनी वो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि उसको पता है कि मैं अपने पेरेंट तक ये बात नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनकी जो वर्ड वोकैबुलरी है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो तब बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती उस समय कि उनको कन्विंस कर सके। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, सुप्रेशन। वो अपनी सब इच्छाओं को क्या है, सुप्रेस कर लेता है। फिर वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को खुश करने लग जाता है कि कैसे ना कैसे मैं इनको खुश कर दूं। तो ये जो पेरेंट्स जो बच्चे को कहते हैं कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे। बच्चे को अगर कितने घंटे पढ़ना है, बच्चे ने खेलना है, कौन सी गेम पे जाना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से सर्कल में मूव करने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो टीचिंग पेरेंट खुद डिसाइड करते हैं, बच्चा उनका फॉलोअर होता है। तो यहाँ पे सुप्रेशन के कारण बच्चे के अंदर बहुत सी हमने साइकोलॉजिकल डिजीज देखी हैं कि उनका जो है, एक तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं बनती उनकी, वो डिपेंडेंट चाइल्ड रह जाते हैं। और वो सोशलाइजेशन भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। और वो कभी भी अपने आप को फ्रंट फुट पे भी नहीं रखते, वो दूसरों को ही खुश करने में लगे जाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर 12 साल के बाद क्या होता है, पेरेंट का इम्पैक्ट बच्चे पे कम होकर दूसरे लोगों का होता है। तो वहां पे उसको लगता है कि ये डिफरेंट दुनिया है। तो उस समय बच्चे को बहुत शॉक लगता है। और वो टाइम होता है जब बच्चों के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर शुरू होता है, जो कि हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर रिवेंज भी आ जाता है। और कई दफा होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है एकदम से। वो कहता है कि अभी तक तो ये हम जो कहते थे मानता था, अब तो ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया, ये तो अब तो हमारे आगे भी बोलने लग गया। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है ना, जो टीचिंग पेरेंट की जो होती है। तो अथॉरिटेटिव ऑब्जर्वर पेरेंट जो होते हैं ना, ये बेस्ट पेरेंटिंग जो है ना ऑब्जर्वर पेरेंटिंग की, ये इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। आई नो यू नो, तो ये हर समय ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं, वो बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की जो, जैसे मैं कहूंगी कि बच्चे की, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो जो भी उन्होंने, अगर घर में 2 या 3 बच्चे भी हैं तो वो सभी के लिए सेम रूल नहीं बना के रखते और उनका कंपैरिजन भी नहीं करते। वो इंडिविजुअली देखते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी समय कैसा रिएक्ट करता है।
तो उनकी उसी तरह से वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं, बच्चा अपनी फीलिंग शेयर करता है, बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाता है। तो बच्चा फिर क्या करता है, वो फैमिली का अपने आप में पूरा एक समझता है मैं पार्ट हूं, आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उसमें क्या है कि ये पेरेंट्स बच्चों को फुल ग्रोथ करते हैं। ये इनकी जो मेथड होता है इसमें पनिशमेंट भी देते हैं और रीइंफोर्समेंट भी होती है, क्योंकि बच्चे को कभी कभी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। तो जो ऑब्जर्वर पेरेंट होगा वो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा पहले तो कि ये जो बिहेवियर है बच्चे का, इसका आने वाले टाइम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि उनका जो बच्चे के प्रति जो बिहेवियर होगा ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जरूरी नहीं कि हम उसको फिजिकली या साइकोलॉजिकली कोई पनिशमेंट दे, सिर्फ क्या है हम रीइंफोर्समेंट से क्या बच्चे को आप बैठ जाओ जहां पर, अब इसको बार बार करो, उसकी प्रैक्टिस कराओ, उसको कुछ एक्स्ट्रा कोई काम दे देते हैं। तो उसको क्या है कि जो भी अमेंडमेंट करनी है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो उसमें क्या है, जो बच्चा है बहुत हैप्पी किड भी होगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली भी फैसले करेगा, और जब उससे कोई गलती भी हो जाएगी तो उसको रियलाइजेशन भी आएगी। इसमें जो फर्स्ट है ना, उसमें क्या है कि बच्चा हमेशा गलती करने से डरेगा टीचिंग पेरेंट्स के सामने। तो उसमें बच्चे के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत आ जाती है, क्योंकि फ्रंट फुट पे आने का उसमें हिम्मत नहीं है। तो टीचिंग पेरेंट के साथ अक्सर बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर पेरेंट के साथ बच्चे अपनी बात शेयर कर लेते हैं, और अगर वो पकड़े भी जाएं तो उस समय पनिशमेंट मिल जाए तो उनकी लर्निंग भी शुरू हो जाती है, उनको इनसाइट दे देते हैं, क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉक होता है बच्चे के साथ वो होता है उनको साथ लेकर। उनका जो मकसद होता है वो बच्चे की इंसल्ट करना नहीं होता, या अपने आप को प्रूव करना नहीं होता कि मैं बेटर हूं, तू कुछ नहीं जानता। तो जो नेगेटिव डायलॉग आप सब पेरेंट्स घर में बोलते भी हो, सुनते भी हो, तो वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जिस ढंग से हम बोलते हैं बच्चों के साथ, तो वो चीजें जो आज का टाइम का बच्चे के साथ नहीं चलेंगी, तो उससे बच्चों की जो है ना इमोशनली बच्चे इल होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। परमिसिव पेरेंट। तो ये परमिसिव पेरेंट क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। ये कहते हैं बच्चे तो बस जैसे जंगल के पेड़ बड़े हो जाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो ये बच्चे हैं, जब बड़े होंगे फिर देखेंगे। तो ये कब जागते हैं, जब इनके बच्चे बहुत बड़ी ब्लडर कर देते हैं, तो इनको पता ही नहीं होता कि बच्चे इनके क्या कर रहे हैं। मोरओवर अगर बच्चे की कोई गलती भी आती है, उसको डांट भी रहे हैं, वो उसके साथ ऐसे बिहेवियर होता है कि वहां पे बच्चे की लर्निंग नहीं होती बिल्कुल भी। बच्चा बिल्कुल, उसको पता ही नहीं होता कि कोई रूल्स भी होते हैं, कोई डिसिप्लिन भी होता है, किसी चीज को फॉलो भी करना होता है। तो वो बहुत ज्यादा इजी गोइंग पेरेंट होते हैं, मस्त रहते हैं, उनका बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनको होता है कि घर में शांति रहे। कुछ भी वो करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, और हर चीज के लिए वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, कि जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नजर नहीं आई। तो ऐसे परमिसिव पेरेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा हो जाती है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने तब जागना है जब बच्चे ने बाहर जाकर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। स्कूल में मिसबिहेवियर कर दिया, जब वहां पे किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी इवेंट कर दी जिससे स्कूल वालों ने बोल दिया कि अपना बच्चा ही ले जाओ, हम नहीं रखेंगे, तब इनका थोड़ा सा दिमाग खुलता है। और उस समय भी क्या है कि इन्होंने जो बच्चे को पनिशमेंट देनी है उसका ढंग भी बहुत डिफरेंट होता है। ज्यादातर ये लोग है ना ब्लेमबाजी करते हैं, ये कहेंगे नहीं जी वहां प्रॉब्लम मेरे बच्चे में नहीं थी, वो तो स्कूल वाले खराब है, स्कूल वाले ऐसे हैं। तो ऐसे मेरे पास भी एक बच्चा दाखिल था एडिक्शन का केस, तो मैं ऐसे ही उस बच्चे को, वो कह रहा था मैंने आना नहीं
आपके ऑफिस में, तो मैं रूम में चली जाती थी। तो मैंने रूम में गई तो बच्चा मुझे कहता है, तो मैं उससे बातचीत कर रही थी, तो उसका फादर कहता है जी हमसे गलती ये हो गई कि हमने इसको एपीजे स्कूल में डाल दिया और वहां अमीरों के बच्चे हैं, तो हमारा बच्चा नशे करने लग गया। सी द ब्यूटी। तो ये होते हैं परमिसिव पेरेंट, कि जो अपने अंदर कमी नहीं देखी कि मैंने टाइम पे अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, इसलिए बच्चा नशा करने लग गया। तो बाय चांस एकदम से बच्चा मुझसे पूछता है उसी समय कि आंटी आप अमित के मम्मी हो। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो मैंने उससे पूछा आप अमित को कैसे जानते हो? कहता जी अमित तो मेरा क्लास फेलो है, हम एक ही बेंच पे बैठते थे एपीजे में। तो फिर मैंने उसके फादर से पूछा कि आप बताओ मुझे, वही स्कूल, वही बेंच, वही क्लास, वही टीचर, आपका बच्चा मेरे बेड पे पड़ा है और मेरा बच्चा लंदन में आईआईटी आईएम से अपनी क्वालिफिकेशन लेकर वो अपनी इतनी बड़ी जॉब लेकर बैठा है। आप बताओ प्रॉब्लम कहां पे है? तो ये कंपैरिजन से आप समझ ही गए होंगे कि ये जो परमिसिव पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें हम हमेशा क्या है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, पैम्पर करते हैं। ये जो पैम्परिंग है, प्रोटेक्ट करना, और अगर कहीं पे हमें हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो वहां पे हम ब्लेम करने लग जाते हैं। तो अगर जैसे बच्चा पढ़ा नहीं तो ये इनके टीचर नहीं अच्छे, वो इसके दोस्त नहीं अच्छे जी, अगर वो नशा करने लग गया तो इसकी जी कंपनी खराब होगी जी। तो कंपनी तो इन्वायरमेंट थोड़ी चेंज करना है, हमने बच्चे को वर्ष से वर्ष इन्वायरमेंट में आपने सरवाइव कैसे करना है, ये पेरेंटिंग की होनी चाहिए कि आपका बच्चा वर्ष से वर्ष इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव कर रहा है। अगर हमने वो ही नहीं सिखाया बच्चे को, और बच्चे के सामने फादर बोल रहा है जी एपीजे स्कूल में तो सारे बच्चे अमीरों के होते हैं, वहां नशा करने लग गया, तो अब ना तो फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बच्चे को भी बड़ा एक्सक्यूज मिल गया कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे एनवायरनमेंट ने मुझे बीमार कर दिया। तो अब आप बताइए कहीं पे कोई करेक्शन हो सकती है? मैं तो कहूंगी हो ही नहीं सकती। करेक्शन कब होती है? जब हमें इनसाइट आए कि वेयर इज द प्रॉब्लम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। पहले पेरेंट्स लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बच्चा लेगा, फिर ही हम आगे कोई काम करेंगे। तो इससे आगे हम अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, तो ये जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है इसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि घर में होता है कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा अनइन्वॉल्व होता है। तो जो इन्वॉल्व पेरेंट होता है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, फिर तो वो हर समय बच्चे का हर तरह का ध्यान रखता है, ठीक है। तो वो ओवर इंडल्जेंस के कारण बच्चा कुछ नेगेटिव हो जाता है ओवर इन्वॉल्व पेरेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे एक अनइन्वॉल्व पेरेंट है तो वहां पे क्या है, उसको रिजेक्शन मिलती है कि मान लो बच्चे में बहुत एक्साइटमेंट आई, बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है अपने पापा के पास, पापा पापा देखो मेरी आज मुझे स्टार मिला है, तो पापा तो टीवी में बिजी है। जब अपनी कोई डिमांड रखने गया है कि अब मैं पापा के पास जाती हूँ, पापा को बोलूंगी मुझे मिलेगा, तो पापा उसको अटेंड ही नहीं कर रहे, तो उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पापा फ्री हो गए हैं कि मैंने इनको खाने पीने का सब अरेंजमेंट हो गया, तो मेरी तो इकोनॉमिकल जो इनकी नीड्स थी, अच्छे स्कूल में डालने की, अच्छे कपड़े देने की, वो मैंने पेरेंटिंग भी बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर बैड इम्पैक्ट करती है। या तो बच्चा क्या है वहां पे पेरेंट को क्या है रिजेक्ट ही कर देता है, तो आगे से क्या है वो कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई बात शेयर नहीं करेगा। फिर क्या है बाहर निकलेगा बच्चा। एडोलेसेंस क्राइसिस में क्या होता है, ये जो हमारी 2 साल से लेकर 7 ईयर तक की जो पेरेंटिंग है उसका जो बायो प्रोडक्ट है वो हमें जब बच्चा 12 साल का हो जाता है और बाहर निकलता है, टीनेजर होता है, एडोलेसेंस क्राइसिस जिसको कहते हैं,
आज हमारे बच्चों का जो एडोलेसेंस स्टेज है वो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। तो ये क्यों है? इसका रूट कॉज यही है कि जो पेरेंटिंग जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। कमी का कारण है कि हमारी फास्ट लाइफ है, टाइम की शॉर्टेज है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है ना पेरेंटिंग में, अगर हम इन सभी जितने भी ये मैंने बताए हैं स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, अगर इन सब में से हम सिचुएशनल, क्योंकि कई दफा जैसे टीचिंग पेरेंट भी चाहिए कि जब कुछ चीजें टीचिंग पेरेंट्स अथॉरिटी के साथ बच्चे को बताएगा तो बच्चा उसको रिसीव कर लेगा। कुछ जगह पर बच्चा जो पेरेंट होते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट भी होते हैं कि बच्चे को कुछ स्पेस मिल जाती है कि चलो मैं फ्री रह सकता हूं। इन्वॉल्व पेरेंट से क्या है कि बच्चे को कनेक्शन मिलता है। तो जो ऑब्जर्वर पेरेंट होते हैं वो तो उसमें तो काफी आप कहते हो पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें क्या है स्मार्ट पेरेंटिंग में, हर पेरेंटिंग स्टाइल में जो रिसर्च आई है वो कहते हैं हर पेरेंटिंग स्टाइल में से सिचुएशनल, जैसा जैसा बच्चे की एज है, जैसी जैसी उस समय रिक्वायरमेंट है, वही पेरेंट बन जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स को टाइम टाइम पे अपना रोल चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वालिटी जो है, जैसे पहले उन्होंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें जो है ना बहुत जरूरी है पेरेंट के अंदर होनी। क्योंकि जब एडोलेसेंस क्राइसिस में आपने देखा है कि पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि बच्चे हमें सुनते नहीं है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे घर में अपनी मर्जी से आते हैं, बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि यहाँ तक कि उनका स्कूल छूट गया। हाईली अचीवर बच्चों का ये कोरोना के बाद, क्यों कि कोरोना के बाद क्या हुआ कि जो पेरेंटिंग है बहुत चेंज होगी कि बच्चे 24/7 अपने पेरेंट्स की आंख के सामने थे। रेगुलर जब स्कूल थे तो चलो क्या है, सुबह सुबह हर घर में चिक 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 होती है, तो बच्चे को भी पता होता है कि मम्मी की जो चिक चिक 15 मिनट की है, अभी मेरी बात आ जानी है, मैंने निकल जाना है। तो वो फिर 8 घंटे के लिए स्कूल में चला जाता था, उसके बाद इवनिंग में घर आना है, फिर उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी है। कोरोना में क्या हुआ कि बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सामने हो गए। तो जितना ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों का सामना हुआ, और कोरोना के कारण ऑफलाइन जो ऑनलाइन स्टडी होगी, पेरेंट्स ने जो बच्चों के लिए हाई टारगेट बना रखा था, उनकी जो एंजाइटी थी कि जे कहीं पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं, उसके कारण क्या है कि सिर्फ पढ़ने को ही ज्यादा फोकस करते थे और उन्होंने कब कोई अपना दिमाग चलाया ही नहीं। जिन पेरेंट्स ने, उनके बच्चों का ये हाल हुआ कि जिनके 90+, इवन मेरे पास एक 98% नंबर लेने वाला बच्चा भी आया कि वो पढ़ता ही नहीं जी, अब तो छोड़ ही दिया, खाता पीता भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखता, अब डिप्रेशन में चला गया। कारण कि स्कूल में उसको कितना खेलने को मिलता था, वो इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ना ही 2 घंटे था, लेकिन पेरेंट्स की अब सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि तू पढ़ नहीं रहा, तेरे को पढ़ना चाहिए, अब स्कूल तो बंद है। तो उससे क्या है कि बार बार जो रीइंफोर्समेंट थी पेरेंट की, इंटरफियरेंस था, उससे बच्चा फेडअप होकर डिप्रेशन में चला गया। ऐसे ही बच्चे टीवी स्क्रीन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल देखने लग गए हैं, एडिक्शन मोबाइल की हो गई है। और ऐसी एंजाइटी और फोबिया तो हमें आम ही देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। जो ये 2 साल पिछले जो जब स्कूल नहीं लगे, तो बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है बच्चों की, पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बिटरनेस इतनी ज्यादा आ गई कि वो कहते हैं कि हमने तो इस घर में रहना ही नहीं। और पेरेंट्स, अगर बच्चा तो बच्चा बीमार होकर आ गया हमारे पास, जा पेरेंट बीमार होकर आ गया। तो इस एक्सट्रीम पर जो, अगर हमें राइट पेरेंटिंग नहीं आती, अगर बुरा समय है, अगर पढ़ाई पीछे भी रह जाएगी, तो हम बच्चे से घर का काम करवा लें। मैंने कई पेरेंट को
शेड्यूल भी बना के दिया, तो उसमें बच्चे का क्या, पेरेंट का क्या है, नहीं जी काम की नहीं प्रॉब्लम, हमें तो पढ़ाई चाहिए। तो आप देखो क्या है कि हमारा जो अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स। तो इसमें पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग की नीड, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पेरेंटिंग पे क्या है कि इनके आज पेरेंटिंग के लिए बहुत टेक्निक्स आ गई हैं कि हमने बच्चे का होल ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करनी है, कि लेफ्ट और राइट और उनकी लोअर ब्रेन के साथ इंटीग्रेशन कैसे करनी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो आगे जो टेक्निक्स होंगी वो सारी ऐसे ही होंगी कि बच्चे की हमने जो बिहेवियर्स को इस तरह कैसे, जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कि जब वो इमोशनली अप हुआ है तो उस हमें उसका राइट ब्रेन अप है तो हमें भी अपने राइट ब्रेन से काम लेना है, लेफ्ट से नहीं लेना। जब हमने उसका राइट ब्रेन डाउन कर दिया, उसकी इमोशन सेटल्ड होगी, उसके बाद जो इमोशन उसके पास आई थी, उसकी जो बैड फीलिंग है, उसके अंदर कोई फियर, कोई ट्रॉमा ना बने, उसके लिए अब हम वर्ड के थ्रू अब लेफ्ट ब्रेन यूज करवाएंगे बच्चे का, और अपना भी लेफ्ट ब्रेन यूज करके स्टोरी बनवा के उसकी बच्चे से उसको सेटल करेंगे। ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ रही हैं जो कि आजकल मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी आज तक जो मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी करने की, तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने किया है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। स्मार्ट पेरेंटिंग तो करती हूँ, फोन की करना अपने आप ही करना। Am I audible to you guys? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा, थोड़ा डिले हो गया मुझे आने में। वैसे तो मैं सेशन में ही था, आप लोगों की स्क्रीन पे था मैं, बट ऑडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आज का वीना जी का। मेरे ख्याल एक बार जोरदार तालियां, अप्रिशिएशन आपको तहे दिल से सभी लोगों का। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको इन सेशंस के टाइमली रिमाइंडर्स आ जाएं, टाइमली लिंक्स आ जाएं, आपके चैट बॉक्स में इस समय पर एक मैसेज है, उसको अगर टैप करेंगे ज्वाइन ग्रुप, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, और उस ग्रुप में स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया हुआ है, मतलब पेरेंट्स के पेरेंटिंग के लिए जो ग्रुप बनाया है, उसमें आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ चैट बॉक्स में जाके टैप करने की जरूरत है। तो एक तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, आपको टाइमली सभी लिंक्स के रिमाइंडर्स आते रहेंगे इन सेशंस के बारे में, सारी की सारी आपको रिमाइंडर्स और लिंक्स आते रहेंगे। एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो ये है, ये कुछ चीजें हैं जरूरी हैं जो आपके लिए सुननी, कि अगर आप और आपका बच्चा एक ही रूम में है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो लीड होती है ना, लीड, इसको लगाकर सुनो, ठीक है? मैंने क्यों लगाई हुई है, आप इसका पर्पस समझ गए, ठीक है जी? मैंने भी इसीलिए लगाई हुई, क्योंकि मैं भी अपने घर में हूं, तो ऐसा नहीं है हम बच्चों से कुछ छुपा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आप ही को सुननी चाहिए, बच्चों को नहीं, उनकी बेहतरी की। am I right, वीना जी? क्या मैं सही हूँ? तो कुछ आगे जब सेशंस चलेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट इंटेंस लेवल पे ये सेशंस जाएंगे, और तब आपको
इस विषय की जो सेंसिटिविटी है उसका पता लगे, कितना गहन ये विषय है। तो ये एक स्पेशल चीज थी बच्चों के लिए। अब आप कहेंगे बच्चों के लिए भी तो सेशन होने चाहिए ना, तो बच्चों के लिए भी सेशंस आ रहे हैं, होल्ड कीजिए। उसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों आए। उसका मतलब कि उन सेशंस में बच्चों का आना मैंडेटरी रहेगा और पेरेंट्स भी उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो बाद में आएगा। देखिए, ये जो सेशंस हैं वो एक के बाद एक चलेंगे। अगर आप पुराना सेशन छोड़ गए या बीच में कोई सेशन छूट गया तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होगा, क्योंकि हर सेशन दूसरे सेशन के साथ कनेक्ट रहेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो बेहद जरूरी थी आपको बतानी। और आप सब लोग जुड़े आज के सेशन में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सिर्फ जुड़े, स्क्रीन ऑन नहीं करी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एटलीस्ट आए, आपने सुना तो सही। और जिन्होंने सुना भी और अपनी स्क्रीन भी ऑन की, आपको बेहद दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने एक स्टेप और आगे गए, आउट ऑफ द वे जाके आपने समय निकाला, स्क्रीन के सामने बैठ के इस सेशन को सुना। अब अगर आप वाकई में ग्रेटिट्यूड की भावना देना चाहते हैं, तो जो चीजें आज समय निकाल कर वीना गुप्ता जी ने आपके साथ शेयर की, आपके साथ साझा की, जो चीजें, इसमें जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, आज कई सारे पॉइंट्स थे, मैंने पूरे 2 पेज भर लिए लिखते लिखते। तो ये सारे पॉइंट्स आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो असल में ग्रेटिट्यूड होगा आपका सक्सेस लेगेसी के लिए, आपका वीना गुप्ता जी के लिए। तो अब मैं सेशन को यहीं पे स्टॉप करूंगा। अगर किसी के भी कोई भी क्वेरीज हैं तो या तो आप चैट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं, या फिर एक नंबर है 9999329009। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9999329009। इस नंबर के ऊपर आप किसी भी प्रकार की क्वेरीज भेज सकते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में निश्चित रूप से हम कोई ना कोई आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा आप सब लोगों से। Thank you so much. God bless you and keep growing in your life with the right thought process, right karma, right action, and with the right perception of your life. God bless you.